अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुमायूं कबीर से ओवैसी साहब का अलायंस खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तो अगर ये वीडियो सही साबित होगी तो एआईएमआईएम इलेक्शन के एक दिन पहले भी अगर पता चला कि ये वीडियो सही है या हुमायूं कबीर साहब ने वाकई में बीजेपी से पैसा लिया है, एमआईएम एक दिन पहले भी चुनाव अगर बाकी रहेगा तो इससे अलायंस तोड़ देगी। लेकिन तो एआईएमआईएम और बीजेपी समुंदर के वो दो किनारे हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं। जिस दिन हुमायूं कबीर जी का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो उसे पड़ताल करने में टाइम लगता है। कुछ लोग मेरी एक वीडियो चला रहे हैं जिसमें मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो फर्जी है, ये वीडियो फर्जी है, साबित होगा तो देखा जाएगा। ये कहना जरूरी था क्योंकि कुरान भी इसी बात का हुक्म देता है। कुरान के सूरह अल हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ साफ इस मामले में निर्देश देते हैं कि जब कोई फासिक तुम्हें खबर दे तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो। ये वीडियो किसी और संस्थान ने बल्कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने वायरल की थी। और तृणमूल कांग्रेस को हम अच्छी पार्टी नहीं मानते क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बर्बाद किया है, धोखा दिया है खजूर और लॉलीपॉप देकर। बल इस वीडियो के पड़ताल करने में टाइम लगता। तो चूंकि हुमायूं कबीर साहब एआईएमआईएम के अलाई थे और हमारा फर्ज बनता था कि हम अपने अलाई को तब तक बचाए जब तक उसकी असलियत पता ना चल जाए। और जैसे ही हुमायूं कबीर साहब की वीडियो यह साबित कर चुकी थी कि वो फर्जी नहीं है, उसके बाद ओवैसी साहब से जब एमआईएम बंगाल टीम ने बात की, असद साहब ने बहुत क्लियर निर्देश दिए कि भाई इससे अब अलायंस नहीं हो सकता है। तो जब हमें पक्का इंफॉर्मेशन मिल गया कि ये वीडियो एआई नहीं है, फर्जी नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी साहब ने हुमायूं कबीर के साथ हर किस्म के अलायंस को खत्म कर दिया। तो ये बताना कि पहले मैंने कहा था भाई कभी कभी फ्लो फ्लो में आदमी ऐसा बोल जाता है कि फर्जी है, होगा तो क्योंकि मेरा वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं उस वीडियो में यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि हुमायूं कबीर अगर वाकई में बीजेपी से मिला हुआ तो एमआईएम अलायंस तोड़ देगी, चाहे इलेक्शन के एक दिन पहले ही क्यों ना पता चला, और आखिर वही हुआ। और मैं ये भी साबित कर रहा था कि हुमायूं कबीर इस मामले में गलत है तो मुसलमान उसको गाली दे रहा है, आई डोंट केयर। लेकिन जो ममता बनर्जी 2002 दंगे में बीजेपी के साथ खड़ी थी, 2004 में बीजेपी के साथ खड़ी थी, 2011 में जिसने आरएसएस से मदद मांगी, जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर आज बंगाल के मुसलमानों को फंसा कर रखा, उस ममता बनर्जी को तो तुम लोग नहीं गाली देते हो। तो चूंकि मुसलमान एक गंदी राजनीति का शिकार हो चुके हैं पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में, तो वो एक तरफ जो बीजेपी के साथ रहते हैं उनको सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान का नाम बीजेपी की तरफ आता तो उसको गाली देते। भाई गाली दो हुमायूं कबीर को, मुझे क्या करना है। हुमायूं कबीर का इमाम से कोई लेना देना नहीं था, वो एक अलग पार्टी था, उसने अलायंस किया था। और वो क्यों किया था वो भी मैं अभी आपको सच्चाई बताऊंगा कि इसके पहले, क्योंकि आसिम वक्कार साहब का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी का बी टीम है। इसका रीजन क्या है और क्यों उस टाइम में आसिम वक्कार साहब की बात नहीं मानेगी या बंगाल टीम ने नहीं मानी, इसका एक रीजन है। देखिए, शुरू में हुमायूं कबीर साहब जब बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे तब वो टीएमसी पार्टी के अंदर थे। तब टाइम्स ऑफ भारत में आपको याद होगा मैंने आकर कहा था कि टीएमसी का स्टैंड और ममता बनर्जी जी का स्टैंड राम मंदिर की तरफ है, वो बाबरी मस्जिद का खिलाफ है। टीएमसी पूरी पार्टी बाबरी मस्जिद के खिलाफ उसका स्टैंड है, राम मंदिर की तरफ है। तो टीएमसी में रहकर अगर कोई बाबरी मस्जिद बनाएगा तो हम उसे बनाने नहीं देंगे भाई। मीडिया में आकर उसको लताड़ लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो पार्टी राम मंदिर का समर्थन करती है वो बाबरी मस्जिद कैसे बना सकती है। उसके बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी द्वारा निकाल दिया गया। हुमायूं कबीर को एआईएमआईएम में लाने की बहुत कोशिश की गई कि आप एमआईएम में आइए, एमआईएम को मजबूत कीजिए, फिर इलेक्शन लड़िए। और हम ये भी कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में एआईएमआईएम कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े ताकि बीजेपी का फायदा ना हो। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने की बात की और वो एमआईएम में आने से उन्होंने इनकार कर दिया। जाहिर है कि उनके पीछे उनका कुछ और ही मकसद था जो आज पता चला है। उसके बाद चूंकि मुर्शिदाबाद में जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे खड़े थे। उस वक्त भी एमआईएम का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इनसे अलायंस हो, लेकिन एमआईएम की मजबूरी थी इनसे अलायंस करना। चूंकि मुर्शिदाबाद और मालदा एमआईएम का गढ़ है और वहां पर बाबरी मस्जिद के नाम पर एक और पार्टी खड़ी हो गई जिसका नाम था जनता उन्नयन पार्टी, जो बाद में एजेयूपी बना। अब हम इनसे भी अगर लड़ते तो फिर मुसलमानों को वोटों का बहुत बड़ी तादाद में बिखराव होता। वहां पर टीएमसी का मुस्लिम कैंडिडेट होता, कांग्रेस का कैंडिडेट होता, सीपीएम का मुस्लिम कैंडिडेट होता, फिर एजेयूपी का कैंडिडेट होता, फिर एमआईएम का होता, फिर आजाद उम्मीदवार होता। तो फायदा किसको होता? वोट ना कटे, ना छटे, ना बटे, सिर्फ इसी बुनियाद पर हुमायूं कबीर से एआईएमआईएम ने अलायंस किया था। इसके अलावा इसका और कोई बड़ा रीजन नहीं था। हुमायूं कबीर को कोई बहुत बड़ा मसीहा नहीं मानते थे हम लोग, लेकिन वोटों का बिखराव ना हो क्योंकि कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी ऑलरेडी एआईएमआईएम से अलायंस को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको बीजेपी रोकना मकसद नहीं, एमआईएम को रोकना मकसद है। और हुमायूं कबीर से अलायंस करना हमारी मजबूरी थी, हम नहीं चाहते थे कि वोट कटे, छटे, बटे।
फिर भी एजेयूपी से बार बार कहा गया कि आप कम सीटों पर चुनाव लड़े, कम सीटों पर चुनाव लड़े। तो एआईएमआईएम ने सिर्फ 8 से 10 या 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा किया, जबकि हुमायूं कबीर की पार्टी ने 82 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। अब ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि ऐसे वक्त में हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ कि अब हुमायूं कबीर से हमारा अलायंस टूट चुका है और जिन 12 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है वहां पर हुमायूं कबीर अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकता है। तो हमारा जो मकसद था वो अल्लाह ने पूरा कर दिया। हम कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी को रोकना चाहते थे, और वही हुआ। आज एमआईएम कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अकेले चुनाव लड़ रही है, और उस सीट पर कोई और पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होगा। टीएमसी का होगा, कांग्रेस का होगा, सीपीएम का होगा, एमआईएम का होगा, एजेयूपी का तो नहीं होगा। और हमारा वही मकसद था। ये पॉलिटिकल एनालिसिस, ये पॉलिटिक्स का ये जो समझ है, ये आम लोगों के अंदर नहीं है। ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। आसिम वक्कार साहब ने उस दौर में कहा था कि ये बीजेपी का एजेंट है, शुभेंदु अधिकारी का आदमी, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था। जब तक सबूत ना हो हम किसी पर भी एलिगेशन नहीं डाल सकते हैं। तो इनकी दूरदर्शिता को सलाम है। लेकिन जो बात आप बोल रहे हैं, ये बात बंगाल के लोग भी जान रहे थे। हर कोई समझ रहा था कि भाई इतना सीट क्यों लड़ना चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। बट विदाउट एविडेंस किसी भी मुस्लिम नेता को बदनाम करने का कोई मतलब नहीं। तो आसिम वक्कार साहब के दूरदर्शिता को सलाम है, लेकिन उनसे अलायंस करना हमारी मजबूरी थी। और फिर वहां पर हमें अच्छा बूस्ट मिला। मुर्शिदाबाद मालदा का माहौल काफी गरमाया और आज सब कुछ एमआईएम के फेवर में है। आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन से तोड़ा जाना है, इनको गठबंधन से बाहर निकालना है, एमआईएम का अकेले चुनाव लड़ना, सिर्फ 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना एमआईएम के लिए बहुत फायदे का सौदा है। और जो हुआ अल्लाह का करम से बहुत अच्छा हुआ। किसी भी बीजेपी नेता से अगर कोई ताल्लुक रखता है तो एमआईएम का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद का सिनेरियो देखिए। इस वक्त पश्चिम बंगाल में, अब देखिए मैं आपको टीएमसी और उनके सपोर्टर्स की दोगली रणनीति को बताता हूं। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा की सीटों में से तृणमूल 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर है उनकी सरकार है, उन्हीं की हुकूमत है। फिर भी 3 सीट उन्होंने अपने एक अलायड को दिया है, एक गठबंधन को दिया है, पर एमआईएम को देने को रेडी नहीं है। ये इनकी दोगली रणनीति है। बीजेपी 294 के 294 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। जाहिर है कि सेंट्रल में उनकी सरकार है, संवैधानिक हक है। लेफ्ट 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, 224। लेकिन सीपीएम बीजेपी की बी टीम नहीं, क्योंकि इसके क्यादत कोई मुसलमान नहीं करता है। कांग्रेस 294 के 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस भी बी टीम नहीं है। जबकि कांग्रेस अच्छा खासा पिछली बार भी वोट काटी थी, इस बार भी काटने वाले, और बीजेपी की सरकार बनेगी तो यही लेफ्ट और कांग्रेस की वजह से। लेकिन आज एमआईएम सिर्फ 8 से 10 सीटों पर पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। तो बी टीम भी एमआईएम, सी टीम भी एमआईएम, आरएसएस का एजेंट एमआईएम, और सब कुछ एमआईएम। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, एमआईएम के 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने से बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है? 294 सीट में से अगर आप 10 सीट हटा देंगे, कितना बचेगा? मात्र 184। 184 सीट ममता बनर्जी जी के लिए खाली है। 184 सीट में से अगर वो सिर्फ और सिर्फ 148 सीटें जीतेंगी तो उनकी सरकार बन जाएगी। अगर हिंदू उनको वोट देगा, जिसके साथ हिंदू है उसी की सरकार बनेगी, ये फैक्ट है। मुसलमानों के खाली वोट से कोई सरकार नहीं बना सकता बंगाल में। हिंदू 70% है, मुसलमान 30%, तो हिंदू ही किंग मेकर है बंगाल का। ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जब लोग इसको तस्लीम नहीं करते तो ये लोग भड़क के बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं, बाद में फिर एमआईएम का नेता हूं। तो हकीकत में अगर कोई टीएमसी को अब भी, अलायंस टूटने के बाद भी अब भी टीएमसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब भी टीएमसी का सबसे बड़ा दुश्मन सीपीएम है और फिर कांग्रेस है, जो दोनों टीएमसी का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। और एमआईएम सिर्फ 8 से 10 सीट लड़ रही है और इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। या तो एमआईएम जीतेगी, किंग मेकर बनेगी, या तो एमआईएम भी जीतेगी या टीएमसी भी जीतेगा, और सरकार टीएमसी की बनेगी, एमआईएम कंट्रोल करेगी। एमआईएम अपना हक हुकूक का जो लड़ाई है वो लड़ेगी। तो ये था पूरा लबुलवा। अभी इस मामले में देखिए एक शिवसेना का नेता है संजय राउत, ये कहता है देखो ओवैसी साहब अलायंस कर रहे हैं, बी टीम है, सी टीम है। यानी ये लोग मुसलमानों को इतना मूर्ख समझते हैं कि जो शिवसेना बाबरी मस्जिद तोड़ती है बीजेपी के साथ मिलकर, जो शिवसेना 15-20 साल से बीजेपी के साथ अलायंस में है, वो शिवसेना ओवैसी साहब को अलायंस बोल रही है बीजेपी का बी टीम। भाई मुसलमान बेवकूफ नहीं है, आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देता है, आपके मुंह से यह बात अच्छा ही नहीं लग रहा है कि एमआईएम बीजेपी के बी टीम है। आप अपने अतीत में झांको, और एमआईएम बी टीम होती तो फिर कभी भी हुमायूं कबीर से अलायंस नहीं करती। और एमआईएम अगर वाकई में बी टीम होती तो फिर एमआईएम 294 के 294 सीट पर उम्मीदवार उतारकर ममता बनर्जी की सरकार ऐसे उखाड़ के फेंक देती, ऐसे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ब्रांड है, जिस सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे 10,000 वोट ऐसे ही हटा देंगे वहां से।
लेकिन उनको परवाह है कि बीजेपी ना आए, लेकिन उनकी इज्जत और इस फैसले की सराहना ना ममता बनर्जी करते ना राहुल गांधी, बिकॉज ओवैसी साहब एक मैच्योर नेता है, कब इनको छलांग मार के इससे आगे बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अपने जबान को केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। तो लब्बो लुबाब ये है कि जैसा मैंने पहले ही कहा था, एमआईएम और बीजेपी समुद्र का वो दो किनारा जो आपस में नहीं मिल सकता है। हमारा मकसद था कम सीटों पर चुनाव लड़ना और हम लड़ रहे हैं, और एजेयूपी यानी हुमायूं कबीर से हमारा अलायंस खत्म हो चुका है और उन 10-12 सीटों पर इलेक्शन लड़ने से टीएमसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब टीएमसी को इससे खुश हो जाना चाहिए, एमआईएम की तारीफ करना चाहिए, टीएमसी के तमाम सपोर्टर्स को अब एमआईएम का सम्मान करना चाहिए कि सब चाहते थे कि हुमायूं कबीर से उनका अलायंस खत्म हो, और अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका। अगर पहले हम अलायंस खत्म कर देते, मान लीजिए इलेक्शन के शुरू में हम अलायंस ही नहीं करते, तो क्या होता? आज एमआईएम के 12 विधानसभा सीटों पर एजेयूपी का भी उम्मीदवार होता है, तो वोटों का विभाजन और ज्यादा होता है। तो बोलते हैं ना, सियासत हमारे घर की लौंडी है। ऐसा सियासत खेला हम लोगों ने कि सांप भी मर चुका है और लाठी भी नहीं टूटा है। जो इस बात को समझ जाएंगे वही एमआईएम के दीवाने हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी। जय हिंद।